आई एम संतोष, वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है, बहुत ही शानदार बात इसमें बोली गई है। इसमें नेल्सन मंडेला, जो कि एक बहुत ही बड़े साउथ अफ्रीका के लीडर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही फेमस कोट बोला है, अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। मतलब जो भी एक विजेता होता है वो हमेशा ऊंचे और बड़े सपने देखता है, जिसको पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है और कभी भी अपने सपनों से कोई समझौता नहीं करता है, कभी भी गिव अप नहीं करता है और कंटिन्यूसली उसके लिए फाइट करता रहता है। नेल्सन मंडेला साहब अपार्थीड मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी एक संघर्ष यात्रा करी। उसके बाद फाइनली जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने थे और उसके बाद ये गांधी जी की आइडियोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा एक इत्तेफाक रखते थे और उन्होंने ये साउथ अफ्रीका के लिए लड़ाई लड़के आज उनका विश्व पूरे ही इज़ नोन एज अ वर्ल्ड लीडर। तो ये सारी चीज़ें हैं नेल्सन मंडेला के साथ में, आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं कोरोना अपडेट। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस समय लगभग आप देखेंगे तो 1,21,55,405 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस निकल के आ चुके हैं। साथ में देखेंगे अगर रिकवरी केसेस की, तो रिकवरी काफ़ी अब अच्छी बोली जा सकती है, क्योंकि लगभग 70,25,062 लोग पूरी तरीके रिकवर करके घर जा चुके हैं। जो डेथ कर गए हैं वो हैं 5,51,184 लोग की जान चली गई है कोरोना वायरस की वजह से। टॉप पे देखें तो यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, पेरू और बाकी कंट्रीज़ हैं। इंडिया में इस समय अगर आप देखें तो इस समय लगभग 25,571 पॉजिटिव केसेस रोज़ निकल के आ रहे हैं। तो इस मामले में हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं आगे। अगर हम देखें इंडिया के अंदर तो लगभग 7,69,052 कोरोना पॉजिटिव केसेस निकल के आ चुके हैं, जिसमें से 4,76,554 रिकवर्ड केसेस हैं। मतलब ये लोग पूरी तरीके ठीक होकर घर जा चुके हैं। और जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, वो नंबर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। 21,144 लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं इंडिया के अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है इंडिया के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए इंडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी अब वैलेंट एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इस लड़ाई को जीत सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है गोल्डन बर्ड विंग। ये एक ऐसी बटरफ्लाई है, सबसे इसे बोला जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी बटरफ्लाई है इंडिया के अंदर में, जो कि जिसे पहले सदर्न बर्ड विंग हुआ करती थी, सदर्न बटरफ्लाई इसे बोला गया है। हिमालयन बटरफ्लाई है ये एक, और इसका जो विंग स्पैन है वो है 194 mm का, जो कि आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि गोल्डन बर्ड विंग बटरफ्लाई कहाँ पे पाई जाती है, हिमालयन रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, या फिर दूसरे और ऑप्शन दे के आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आप ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंटली नोट करके भी रखिए। ये सारी चीज़ें हैं कि गोल्डन बर्ड विंग जो है, बर्ड विंग इसे बोलते हैं ट्रोइड्स एकस, और ये काफ़ी छोटी होती है। इसमें 106 mm की है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। जो लार्जेस्ट इंडियन बटरफ्लाई अभी तक होती थी वो है ब्रिगेडियर इवेंस, जिसको रिकॉर्ड किया गया था 1932 के अंदर। और सदर्न बर्डविंग, जो कि मैंने आपको बताया अभी, इसमें इसे बेसिकली बोला जाता है कि ये सब स्पीशीज़ है कॉमन बर्डविंग की। तो जो फीमेल गोल्ड बर्डविंग है, इसे रिकॉर्ड किया गया कि काफ़ी ये उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है। जो लार्जेस्ट मेल है वो था वंखर बटरफ्लाई म्यूजियम शिलोंग से। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसे कैसे मेजर किया जाता है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड के अंदर, तो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी सबसे, कि लार्जेस्ट जो फीमेल बर्ड विंग फोर विंग है, ये इसका 90 mm का है। तो इंपॉर्टेंटली सबसे चीज़ ये है कि आप ये बटरफ्लाई गोल्डन बर्ड विंग कहाँ पर पाई जाती है ये याद रखिएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो याद रखिएगा। बाकी चीज़ें हैं वो भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे रशिया में एक बहुत ही ह्यूज ऑयल स्पिल देखने को मिला। आर्टिक सिटी जो कि नोरिलिस्क में है, लगभग 21,000 टन जो है डीजल फ्यूल उसे वो फैल गया रिजर्वायर के अंदर में, और पूरे जो शहर है उसको अपने आगोश में ले लिया। इसकी वजह से नेशनल लेवल स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी अनाउंस की गई थी बाद में, और इसकी वजह से बहुत ही ह्यूज स्ट्रेचेज में पोल्यूशन देखने को मिला रिवर के अंदर, जो कि रिमोट टुंड्रा रीजन में पड़ता है। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो नदी है लाल हो गई है, ये स्पेस तक से देखी जा सकती है। तो इस लेवल पे जो पोल्यूशन हुआ है, ये काफ़ी एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो सकती हैं ऐसी चीज़ें। जो डैमेज है आर्टिक वाटर, वो उसका कोई भी अभी तक अनुमान नहीं लगाया जा सका है। प्रीवियसली लगभग 1989 के आसपास एक्सॉन वेल्डेक ऑयल स्पिल देखने को मिला था अलास्कन कोस्ट में, जो कि एक्सॉन मोबिल के साथ था, और यहाँ पे लगभग 5 बिलियन के आसपास का नुकसान देखने को मिला था उस समय। अब ये जो कंपनी है नॉर्लिस्क निकल, इसने बोला है कि ये पूरी तरीके रिस्टोर करेगी एनवायरनमेंट को। तो ये तो कहने वाली बात होती है दोस्तों, क्योंकि एक बार इतने बड़े पैमाने पर आप अगर किसी नदी को या किसी बड़े ग्राउंड किसी वाटर रिसोर्स को अगर पल्यूट कर देते हैं, तो उसे पूरी तरीके क्लीन करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन आगे से कम ये जरूर सीख ली जा सकती है कि कैसे इन चीज़ों से बचा जा सके और अपने क्लाइमेट को प्रॉपरली प्रिजर्व करके चला जा सके। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं रशिया के बारे में।
तो रशिया जो है, ये पूरा जो ये येलो वाला रीजन आप देख रहे हैं, ये है पूरा रशिया। जब भी आप कोई न्यूज़ पढ़ें, कोई भी कहीं कोई कंट्री के बारे में, तो फिर आप उसको ये जरूर देखें, उसका एक लोकेशन जरूर लेने की कोशिश करें। ये आपको याद रहेगा काफ़ी समय तक कि कौन सी कंट्री, कौन सा उसकी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, कौन सी बॉर्डरिंग सी हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। ये है पूरा रशिया। ये बेसिकली बॉर्डर करता है चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यूक्रेन, बेलारूस, फिनलैंड और आर्टिक सी है ये इससे बॉर्डर करता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अगर इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा देखें तो इंडिया ये है अपना प्यारा भारत, और यहाँ से ये रशिया इसके कंपैरिजन में यहाँ पे है। यहाँ पे बीच में नेपाल, चाइना, मंगोलिया, फिर रशिया पड़ेगा, जो कि आप याद रख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है एब ओरिजिनल साइट्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई गई हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एक आर्कियोलॉजिकल साइट पाई गई, जो कि पानी के अंदर थी, वो लगभग 7,000 साल पुरानी साइट पाई गई है यहाँ पे। इससे बेसिकली हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंडिंग कि वो वहाँ का उस समय का क्या कल्चर रहा था, क्या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट रहे थे उस समय के लोगों की। तो साइंटिस्ट इसमें काफ़ी अभी रिसर्च कर भी रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, आपको मैं दिखाता हूँ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मतलब ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, आपको ये वाला एरिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये साइट का देखने को मिली। अगर इंडिया कंपैरिजन में देखेंगे तो ये इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना, इसे पूरे रीजन को ओशियाना रीजन बोलते हैं। आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया में ये जो साइट है वो सी बेड के अंदर जो मिली है, तो इससे ये अनुमान लगाया गया कि जो एबोरिजिनल पीपल थे वो सी बेड उस समय वहाँ रहते थे, जो कि अब वहाँ पे समुद्र हो गया है, मतलब ओशन वाटर वहाँ पे आ गया है। तो पहले वो एक प्लेन एरिया हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे पानी आ गया है, ये चीज़। उसके बाद ये डिस्कवर किया गया कि दो एंशियंट साइट्स थी जो कि सबमर्ज्ड हो गई डैम्पियर आर्चीपेलागो के अंदर। जो मैंने अभी आपको बताया, जो ये रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है अपनी एंशियंट हिस्ट्री और रॉक आर्ट कार्विंग्स के लिए। याद रख सकते हैं जो दो सिटीज़ इंपॉर्टेंट सबसे पहले कंफर्म करेंगे अंडर वाटर लोकेशंस की, उनका वहाँ पे देखने को मिला कि जो एविडेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस मिले हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी पुराने जो है ओरिजिनल ट्राइब्स, एब ओरिजिनल ट्राइब्स देखी जाती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न साइड है उसमें काफ़ी ये सारी एबोरिजिनल साइड जो ट्राइब्स हैं वो अभी भी रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा ट्राइब्स पुरानी पुरानी और दूसरे ओशन के आसपास भी पाई जाती हैं। बहुत ह्यूज डेजर्ट रीजन है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। चलता हूँ यहाँ पे फोबोस की बात की जा रही है। फोबोस इमेज ली गई है फोबोस की, जो कि एक मार्स का मून जिसे बोला जा रहा है। अभी MARS कलर मार्स कलर कैमरा जो है वो जो कि ऑन बोर्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन का है, उसने फोबोस की इमेज ली, और ये बिगेस्ट मून बोला जा रहा है मार्स का अब तक का। फोबोस जो कि है अभी तक बिलीव किया जाता है कि वो ज़्यादातर कार्बन केशियस कॉन्ड्राइट से बना हुआ है। जो वॉयलेंट फेज है फोबोस का, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी क्रेटर आपको देखने को मिलेंगे, एक ये और काफ़ी सारे क्रेटर्स आपको बड़े बड़े देखने को मिलेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है कि पास्ट कोलिजन्स की वजह से ये स्टिकनी क्रेटर बना, जिससे और बाउंसिंग इजेक्टा बना। स्टिकनी जो है लार्जेस्ट क्रेटर है फोबोस के अंदर, और दूसरे क्रेटर्स है शेलोस्की, उसके बाद रॉश, ग्रिडलिग। तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्रेटर्स हैं इस फोबोस के, आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है रशिया के जो अंदर काफ़ी शिफ्टिंग ऑफ सीजन्स देखने को मिल रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लेक है, ये कुचुवुक करके एक लेक है, ये अक्सर अपना जो कलर है वो गर्मियों के समय चेंज करती है, और गर्मियों के समय पिंक हो जाती है और ठंडियों में ये ग्रीन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें यहाँ पे सिग्निफिकेंट सीजनल चेंजेस देखने को मिलता है। साउथ वेस्ट रशिया कुलुंडा स्टेपी के अंदर लार्ज एरिया ऑफ यहाँ पे लार्ज फ्लैट एरिया देखने को मिलेगा, जो कि अनफॉरेस्टेड है, और यहाँ पे ह्यूज ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं। स्क्रैच मार्क्स जो हैं वो बेसिकली टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से नज़र आते हैं, और फोल्डेड लेयर्स देखने को मिलती हैं यहाँ पे, जो कि बनी है शैलो वैलीज, जो कि भरी पड़ी हैं पाइन फॉरेस्ट से। और यहाँ पे काफ़ी सारी लेक्स भी देखने को मिलती हैं। जो इमेजेस हैं उसमें आप देख भी सकते हैं कि कैसे लॉस ऑफ स्नो और आइस कवर देखने को मिलता है। सीज़न जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है वैसे वैसे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है उसमें देखने को मिलेगा कि जो लेक्स हैं वो अपना कलर चेंज करती हैं, जो कि मैंने आपको बताया। लेक कुचू स्कायो शिफ्ट से ये जो है ग्रीन से पिंक हो जाती है। जब आप देखेंगे गर्मियों से सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, तो ये अपना कलर चेंज करती है। और दूसरी लेक्स जो कलर चेंज करती हैं वो है अल्टाई कराई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये भी आप याद रख सकते हैं एक्वेटिक जो पॉपुलेशन है यहाँ के लेक्स की, उसकी वजह उसमें भी काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। और ये जब गर्मियाँ आती हैं तब सॉल्टी हो जाती है, और जब सर्दियाँ आती हैं, बारिश का मौसम आता है, तब ये इसकी सॉल्टीनेस कम हो जाती है, जिस वजह से ये लेक जो है काफ़ी ग्रीन नज़र आती है। इसमें आप देख सकते हैं हेलो बैक्टीरिया काफ़ी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जो कि सॉल्ट लविंग होता है, जिस वजह से ये आप देखेंगे कि ये लेक जो है अपना कलर चेंज करती है। वाटर काफ़ी इसमें सॉल्टी होने की वजह से जुलाई अगस्त में आप देखेंगे जब गर्मियाँ होती हैं तो ये सॉल्टी हो जाता है।
जो लेक बेसिकली टर्न फ्लेमिंगो शेड्स में अपना कलर, फ्लेमिंगो एक बर्ड होती है बेसिकली जो कि रेडिश टाइप की कलर होती है, पिंक रेडिश आप बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी साइबेरियन बर्ड है और ये काफ़ी बड़े बड़े रूट्स में माइग्रेट करती है, इंडिया में भी आती है, माइग्रेटरी बर्ड है, जो कि आप ध्यान रख सकते हैं। जो यहाँ पे ग्रास लैंड्स और वैलीज़ हैं उनकी अपना अपना एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और यहाँ पे काफ़ी फूड प्रोड्यूस किया जाता रहा है एंशियंट टाइम से। इंटेंसिव फार्मिंग जब सोवियत एरा थी तब वहाँ पे की जाती थी, जिस वजह से काफ़ी काफ़ी सॉइल इरोजन देखने को मिला। जो रीजन्स बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये कि फार्मर्स यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पे बकवीट, फ्लैक्स, पीस, सोयाबीन्स, शुगर बीट्स और सनफ्लावर्स की खेती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन। ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो सेल्स किसी भी डिजीज़ के लिए, किसी भी बीमारी जब होती है हमारे शरीर के अंदर आती है तो वो कैसे उस शरीर के खिलाफ वो सेल रिएक्ट करती है, कैसे अपने सेल मेम्ब्रेन को इस तरीके से बना लेती है कि वो डिजीज़ उसके अंदर घुस ना पाए, और कैसे अपनी आप को उस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। तो यही सारी चीज़ें अब आर्टिफिशियली चेक करी जाएंगी। जैसे आप देखेंगे रिसर्चर्स ने अब ये डेवलप की है मेम्ब्रेन ऑन ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन ऑन चिप, जो कि अलाउ करेगा कि वो कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, और जो ड्रग्स होते हैं वो इंटरेक्ट जब करते हैं ह्यूमन सेल से। इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो टेस्ट पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स हैं कोविड-19 के, उनको उनका क्या रिस्पांस होता है। जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट हैं उन्होंने अभी डेवलप की जो ह्यूमन सेल, उसमें ये भी ट्रैक किया जाएगा कि कैसे इन्फेक्शियस एजेंट्स इंटरेक्ट करते हैं जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की। उससे रिसर्चर्स को हेल्प मिलेगी अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो SARS-CoV-2 वायरस जिसकी वजह से कोरोना वायरस होता है वो ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन्स को अटैक करती हैं, और फिर अल्टीमेटली हमारे जो गला आप देखेंगे गले से होते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाता है वायरस, उसके बाद फिर इंसान की जान ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आप देखेंगे कैसे ये इसे ब्लॉक कर सकते हैं। ये जो ह्यूमन मेम्ब्रेन ऑफ चिप है ये कैसे इसे इस वायरस को बेसिकली ब्लॉक कर सकता है। सेल मेम्ब्रेन्स कैसे शील्ड करती हैं अपनी सेल इंटीरियर को आउटसाइड वर्ल्ड से, ये इंपॉर्टेंट चीज़। इसके बाद आप देखेंगे इससे हेल्प मिलेगी एक बायोलॉजिकल सिग्नलिंग जो कि एक्ट करता है एज अ बैरियर और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और दूसरे अनवांटेड सब्सटेंसेस जो कि बाहर होते हैं जो कि हमारी बॉडी को काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आर्टिफिशियली करने की कोशिश करी जा रही है। आप यहाँ पे देखेंगे वर्किंग कैसे ये डिवाइस वर्क करती है। तो ये जो डिवाइस है बेसिकली इसके जो फंक्शंस हैं आप देखेंगे ये नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन्स की तरह हैं, लेकिन इसे आप देखेंगे ये अलाइव नहीं होती, मतलब जिंदा नहीं होती जैसे नॉर्मल एक सेल जिंदा होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल होता है जो कि अंडरस्टैंड करता है कि कैसे सेल इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से। ये जो चिप होती है वो रिकॉर्ड करती है एक्टिविटी जो कि एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, और जो दूसरी चीज़ें जैसे कि ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग करी जाती है इसके अंदर, जिससे कि सारी चीज़ों को प्रॉपरली मॉनिटर किया जा सके। आप यहाँ देखेंगे एज अ मेम्ब्रेन जो कि प्रोड्यूस होती है ह्यूमन सेल्स में, इसे इसे बेसिकली बायोप्सी आप बोलते हैं, हैविंग अ बायोप्सी ऑफ दैट सेल सरफेस। इसमें आप साइंटिस्ट कैन मेक नोट ऑफ चेंजेस कर सकते हैं एज अ मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज इन रिस्पॉन्स टू आउटसाइड थेरेपीज एंड ड्रग ट्रीटमेंट्स ओवर द टाइम। इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि ये जो डिवाइस है ये काफ़ी एक सेफ़र मेथड हो जाता है रिसर्चर्स के लिए जो कि स्टडी कर रहे हैं SARS-CoV-2 वायरस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा खतरा नहीं होता है कि नॉर्मली आपको ये वायरस नहीं देखने को मिलेगा, जिस वजह से जो हमारे काफ़ी साइंटिस्ट हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, ये लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं, ये लोग काफ़ी हाई लेवल रहता है, ये लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं कोरोना वायरस से, और अपनी जो कंट्रीब्यूशन है जिससे कोविड-19 से हम आगे अच्छे से फाइट कर पाएंगे, वो सारे कंट्रीब्यूशन में ये काफ़ी हद तक कई बार फेल भी हो जाते हैं। अगर मान लीजिए एक साइंटिस्ट को भी कोरोना हुआ और उससे कुछ उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई तो आप सोचिए कितना ह्यूज नुकसान देखने को मिलता है। उसी तरीके आप देखेंगे बहुत सारे जो डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर स्टाफ है वो ग्लोबली इन्फेक्ट हुए वायरस से। मैंने आपको बताया जो बेसिकली सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है इस डिवाइस का कि वो प्रिवेंट करता है साइंटिस्ट को कोरोना वायरस के कांटेक्ट में आने से। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो वायरस मेम्ब्रेन्स हैं वो जो फ्यूज़ किया जाएगा चिप के साथ उसे वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल होगा, वैसा ही होगा जैसे SARS-CoV-2 का मेम्ब्रेन होता है। इस तरीके से देखेंगे कि साइंटिस्ट जो है एग्जामिन कर पाएंगे ड्रग्स की कैसे वो एक्ट करते हैं उस वायरस के खिलाफ, और जो स्पाइक्स होते हैं वो कैसे उसको उसमें अटैक करते हैं। बेसिकली सारी चीज़ ये है कि जब भी ये एक मान लीजिए एक आर्टिफिशियल सेल मेम्ब्रेन है, ह्यूमन सेल मेम्ब्रेन, इसमें जो भी चीज़ें ये बाहर की जब कोई डिजीज़ इसमें अटैक करता है, पोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आते हैं या जो भी चीज़ें इसमें होती हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी इलेक्ट्रॉनिकली, और फिर उस डेटा को यूज़ किया जा सकेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी तो उससे प्रॉपर आउटकम रिजल्ट्स मिलेंगे जिससे कि हम वैक्सीन बना सकेंगे और प्रॉपर रिसर्च कर सकेंगे जिससे कि जल्दी से जल्दी एक सही दवा मिल सके, हमें मेडिसिन मिल सके, और वो सारे जो ज़्यादा इम्पैक्ट कोरोना वायरस हमारी बॉडी में कर रहा है उन सारे इम्पैक्ट्स को घटा के हम कोरोना वायरस पे एक विजय पा सकें। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे बात की जा रही है इक्वलाइजेशन लेवी। इसे अगर मैं आपको बेसिक समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन। इसमें आप देखेंगे इन्होंने मान लीजिए इंडिया के अंदर इन्हें कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है तो ये
इसे अमेरिका से इन्होंने बिल किया और इंडिया में भेज दिया। अब अमेरिका में इस प्रोडक्ट का दाम कुछ और है, इंडिया में इस प्रोडक्ट का दाम कुछ और होगा। तो इस बीच में जो इस प्रोडक्ट के दाम का डिफरेंस है और यहाँ से जो टैक्स जनरेट होता है, वो टैक्स की जो घपलेबाजी है, उस सारे घपलेबाजी को रोकने की कवायद के लिए ये बेसिकली इक्वलाइजेशन लेवी है, जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट को जो टैक्स चुरा लिया जाता है उस टैक्स को कैसे रिकवर किया जा सके, वही बेसिक बात इसमें बोली जाए। गवर्नमेंट ने बोला है कि वो नहीं कंसिडर करेगी जो एक्सटेंडिंग डेडलाइन ऑफ पेमेंट है इक्वलाइजेशन लेवी की, जो कि नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स प्लेयर्स के द्वारा बोला गया है। 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगेगी जो कि इंट्रोड्यूस करी गई 2021 के लिए। बजट के अंदर भी ये देखने को मिला था, जो कि 1 अप्रैल को आया। आप देखेंगे जो टैक्स है उसे लेवी किया गया, उसे लगाया गया ऑन कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के बोलने पे, या उनके जब उन्होंने उससे बेसिकली आप देखेंगे वहाँ से जब कोई प्रोडक्ट आता है ऑनलाइन सप्लाई से, या फिर आपने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बोला वो डिलीवर हुआ आपके पास, या फिर दूसरी तरीके से भी आपके पास कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो वहाँ पे ये सारी चीज़ों पे नज़र रखी जाएगी। जैसे टैक्स अप्लाई होता है ऑन ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ऑन वेबसाइट सच एज अमेजॉन, मैंने आपको बताया अमेजॉन हो गया, और दूसरी अरमानी हो गया, ये सारी बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड करती हैं, तो वहाँ पे ये सारे जो टैक्स का घपला देखने को मिलता है। वो गूगल ने बोला कि पर्टिकुलरली वो वरीड है कि जो टैक्स है वो अप्लाई होता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू में। मान लीजिए कोई वो ऐड है वो अमेरिका के अंदर चलाया जा रहा है, वो अमेरिका में ऐड चल रहा है, अगर वही जो ऐड है वो इंडिया के अंदर भी लोग देख रहे हैं, तो उससे जो वो ऐड अमेरिका का है उससे इंडिया के लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे और वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो वो जो ऐड है उसका पैसा अमेरिका में तो पे कर दिया गया, लेकिन इंडिया में नहीं पे किया गया, इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी एक नुकसान देखने को मिलेगा। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। एज पर लॉ लेट पेमेंट वुड, जो लेट पेमेंट होगी उसकी वजह से 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देखने को मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में पर महीने, और ये जो नॉन पेमेंट होगा इसकी वजह से पेनल्टी भी इंपोज करी जा सकती है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर। ये GS3 मेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि नाबार्ड आप देखेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, क्योंकि ये डायरेक्टली फार्मर्स के लिए काम करती है, फार्मर्स के हित के लिए काम करती है, कैसे उनको प्रॉपर लोन प्रोवाइड कराना है रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू या फिर दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह के थ्रू, और उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। तो यहाँ पे आप देखिए बेसिकली नाबार्ड जो है वो हेल्प करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी बड़े पैमाने पे। नाबार्ड ने स्टार्ट किया था स्पेशल लिक्विडिटी फंड असिस्टेंस, जिससे कि जो गांव के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लोन्स दिया जा सके, उनके द्वारा लोन्स दिए जा सके फार्मर्स को, जिससे कि जब भी आप देखेंगे मान लीजिए गेहूं की बुआई होनी है, तो गेहूं की जब बुआई होने से पहले उन्हें फार्मर को एक सीड की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर सारी जो उसके पास सुविधाएँ होनी चाहिए, तब वो ये सीड लगा पाएगा अपने खेत में। उसके पहले उसे ये सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही पैसा प्रोवाइड करने की बात की जा रही है नाबार्ड के द्वारा अलग अलग मेथड्स में, जैसे कि आप देखेंगे रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं और जो दूसरे रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गांव में ही पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि किसानों को एक हेल्प मिल सके। स्पेशल इसमें ड्राइव प्रोवाइड कराई जाती है, कंसेशनल क्रेडिट दिया जाता है लगभग 2 लाख करोड़ को का 25 लाख फार्मर्स को एक हेल्प करी गई, किसान को क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। और जो फॉर्मेशन किया गया एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, इसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो कि जिसमें कि 1 लाख करोड़ के क्रेडिट गारंटी सपोर्ट किए गए लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को, और इसमें इंटरेस्ट में भी काफ़ी छूट दी गई जो बेनिफिशियरीज थे इसके। आप देखेंगे जैसे गांव में कोई किसान है वो खेती कर रहा है, खेती के साथ साथ अगर वो 4 भैंसें पाल लेता है और तो इससे एक एडिशनल उसकी इनकम जनरेट होने लगती है। तो ये भैंस नॉर्मली आप देखेंगे अगर खरीदनी है उसे तो उसके पास पैसा नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ों के लिए एक एडिशनल फंड बनाया गया नाबार्ड की तरफ से, जिससे कि ये किसान जो है ऐसे चीज़ों में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपनी जो इनकम है, जो सरकार का एक आपने देखा होगा गवर्नमेंट की स्कीम है कि वो फार्मर्स की इनकम को डबल करने की बात कर रही है, तो वो सारे ये रिफॉर्म्स है जिससे कि फार्मर अपनी इनकम को डबल कर सकता है इन सारे मेथड से। आप देखेंगे ये काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट इन मिल्क है, मिल्क प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एट फार्म गेट, तो ये सारी चीज़ें जो आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखें प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग भी क्या प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का अभी जो एक नया लॉ आया APMC एक्ट जिसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर पोस्ट मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो कि नया लॉ है। इसमें नाबार्ड ने बोला है कि वो जो एग्रीकल्चर मार्केट एनवायरनमेंट है उसको उसके साथ कहीं ना कहीं एक हार्मोनी बना के चलेगा। नाबार्ड ने वेलकम किया है सेंटर का ये मूव और बोला है कि वो जो रिफॉर्म कर रही है एग्रीकल्चर मार्केट के लिए ये काफ़ी अच्छा है। कुछ स्टेट्स ने इनिशिएट किए हैं ये जो रिफॉर्म्स किए गए APMC एक्ट के अंदर, आप देखेंगे ये बेसिकली इंकरेज करेगा प्राइवेट सेक्टर को, जिससे कि इन्वेस्टमेंट किया जा सके मार्केटिंग के अंदर। आप लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे लीजिए कि एक फार्मर है, उसने अपने
जो गेहूं से खेत से गेहूं निकाला उसे कहीं अपने अपने खेत में रखा। उसके बाद अगर यहीं पास में कोई ब्रेड की फैक्ट्री लगी हुई है या फिर यहीं पे कोई आटे की मिल लगी हुई है, तो ये सारी जो मिलें हैं ये प्राइवेट है। तो अगर फार्मर का इन किसानों से एक अच्छा तालमेल बनेगा, तो जब ये गेहूं वो पैदा उसका हो जाएगा, तो ये सारे जो ये मील और ब्रेड वाले होंगे, ये डायरेक्ट उनसे ये गेहूं खरीद लेंगे, अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, गेहूं खरीद के ले आएंगे। तो इससे जो है एक ये चेन बन जाएगी, जिससे कि किसान माल प्रोड्यूस करेगा, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, ये इस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, ये आटा बनाएंगे जो मार्केट में बेचा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद जब इनका एक प्रॉपर ये लोग खरीदेंगे, प्रॉपर पैसा देंगे किसान को, तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो कहीं ना कहीं किसान की जो लाइफ है वो इंप्रूव होगी, उनके उसकी लाइफ में एक अमूलचूल परिवर्तन आएगा। उसे कमाई के लिए जो है प्रॉपर उसके ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसा प्रॉपर होगा, अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा, अपनी सारी जो दूसरी सुख सुविधाएं उन पे ध्यान रख सकेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही होती है फार्मर्स के साथ प्रॉब्लम, कि उन्हें टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। तो टाइम पे पैसा ना मिलने की वजह से उसकी आगे वाली जो फसल है वो भी काफ़ी बार ख़राब होते हुए नज़र आती है। तो ये चीज़ है। इसमें आप देखेंगे जो अमेंडमेंट्स हैं, इससे हेल्प मिलेगी कि प्राइवेट मार्केटिंग जो है उसे अप्रूव किया जाए 18 स्टेट्स, और जो इसमें रूल्स हैं उसको नोटिफाई किया जा सके 10 स्टेट्स के अंदर। नाबार्ड ने ऑलरेडी सपोर्ट किया है प्राइवेट मार्केट को बाय क्रिएटिंग अ सेपरेट फंड। जो मार्केट रिफॉर्म्स आप देखेंगे उससे प्राइवेट जो मार्केट होगी वो उसको हेल्प मिलेगी, ई ट्रेडिंग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा जो कि इंट्रोड्यूस करी गई, और इससे हेल्प मिलेगी फार्मर्स को, जिससे कि उन्हें बेटर प्राइस मिल सके अपने प्रोडक्ट का, जो कि मैंने आपको समझाया अभी। यहाँ पे अगर देखें हम तो क्या क्या मेजर्स जो लिए गए हैं अभी तक नाबार्ड के द्वारा, वो आप देख सकते हैं। अभी जो क्रॉप लोन रिक्वायरमेंट है, नाबार्ड ने अभी इसे एक्सटेंशन दिया है, एडिशनल फाइनेंस सपोर्ट ऑफ 30,000 करोड़। और इसमें आप देखेंगे जो इसमें लिक्विडिटी सपोर्ट है वो रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि बेनिफिट होगा लगभग 3 करोड़ किसानों को डायरेक्ट इससे फायदा पहुंचने वाला है। जो रीजनल रूरल बैंक्स होंगी उसमें नाबार्ड इसमें एक प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है, जिससे कि जो अमलगमेशन प्रोसेस है और कैपिटल इन्फ्यूजन, मतलब अमलगमेशन मीन्स मिलाना, मतलब जैसे आप देखेंगे, मैं आपको बेसिकली आसान भाषा में बताऊं, जैसे वही जो फॉर एग्जांपल की प्राइवेट कोई कंपनी है, वहाँ से किसान का डायरेक्ट जब मेल चाल हो जाता है, तो वो एक तरीके से उनके अंदर एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उनके उस बॉन्डिंग की वजह से उनका माल सही टाइम पे उसका खपत हो जाती है, कभी सड़ता नहीं है उनका माल, प्रॉपर टाइम पे पैसा मिल जाता है। उसके बाद जो उनका कैपिटल है, पैसा है प्रॉपर, मान लीजिए किसान ने अपना प्रोडक्ट दिया, उसके बाद वो पैसा जो है डायरेक्ट उनके खाते में आ गया। उस खाते में जब पैसा आया तो उनकी बैंकिंग जो फैसिलिटी है वो एटीएम लेगा, क्रेडिट कार्ड लेगा, तो और दूसरी चीज़ें उसके लिए उसका एक कैपिटल इन्फ्यूजन होता हुआ दिखाई देगा, जिसलिए जो गवर्नमेंट काफ़ी ह्यूज पैमाने पे काम करती है, जो इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर और इंक्लूसिवनेस पे जो काम करती है, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ ये नज़र आता है। अंडर कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड नाबार्ड ने स्पॉन्सर्ड किए और इस्टेब्लिश किए पीएसीएस डेवलपमेंट सेल्स, डीसीसी बैंक्स, और सपोर्ट क्रिएट करा इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन पीएसीएस, और इट हैज़ डिवाइस्ड इंप्लीमेंटेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडेक्स इन रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स इन व्यू इंश्योरिंग सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट इन गवर्नेंस। और नाबार्ड काफ़ी और दूसरे प्रॉपर रिफॉर्म्स कर रहा है, जिससे कि ये सारी जो किसानों की समस्याएं हैं उनसे कहीं ना कहीं किसानों को एक निजात दिलाई जा सके। अगर आप देखेंगे एफपीओज यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, ये अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी था, जिसमें आपने देखा होगा पंजाब के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पे एफपीओज बनाए गए हैं। एफपीओज हैव स्टार्टेड टेकिंग शेप, अब एफपीओज काफ़ी बनने लगे हैं, और 80 से 90% जो मेंबर्स हैं इसके वो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, यानी कि बिल्कुल जो जिनके पास मान लीजिए 1 हेक्टेयर ज़मीन है, 2 हेक्टेयर ज़मीन है या आधा हेक्टेयर ज़मीन है। तो ये सब जो छोटे किसान होते हैं उनको काफ़ी इससे हेल्प पहुँचने वाली है, और लगभग 7,000 एफपीओज अभी करेंटली हमारे देश के अंदर हैं। सोशल कैपिटल बिल्डिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल मैन पावर, जो कि गांव के अंदर देखने को मिलते हैं। कोलेटरल फ्री क्रेडिट ट्रांसपोर्ट, मतलब बिना ज़्यादा किसी से इंटरेस्ट लिए लोन देना 1% या 2% पे, बहुत कम मार्जिन पे। इसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करना अफोर्डेबल टर्म्स के अंदर। मेजर जो चैलेंजेस हैं वो प्रमोट करना, वो उनको कहीं ना कहीं वो टैकल करके चलना, जिससे कि एफपीओज को प्रमोट करा जा सके, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस को। ये सारे भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे, एक मैंने आज आपको क्वेश्चन दिया है, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। हाउ इज क्लाइमेट चेंज लिंक टू पब्लिक हेल्थ? इसको हिंदी में आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन सार्वजनिक स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा है। तो ये क्वेश्चन आप जो मेरा फेसबुक पेज है आईएएस सूत्रा, उसमें जाके लिख सकते हैं, या फिर आईएएस सूत्रा जो फेसबुक ग्रुप है मेरा, मैंने कल ही ये बनाया है, आप इसमें जाके पोस्ट कर सकते हैं अपने आंसर, और वहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। अगर आप आंसर अभी बिल्कुल नए हैं तो अभी कुछ नहीं करिए, एक A4 साइज शीट लीजिए, वहाँ पर आप जब रात को सोने से पहले जब आप बेड पर जाएँ तो अपनी टेबल चेयर पर बैठ के बस उतनी चीज़ें लिखें आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ किया, वो सारी चीज़ें लिखिए। उसके बाद धीरे धीरे
लिखते जब जाएंगे तो आपको थोड़ी सी एक लगेगा कि हैबिट बन गई है। उसके बाद आप देखेंगे अपने अंदर जो इंप्रूवमेंट, उसके बाद कोई भी जो नॉर्मली मैं क्वेश्चन ऐसे ही आगे दूंगा उसके बारे में जो भी कुछ आपको आए या जो भी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं वो सारी चीज़ें देख के, और जो मैंने जैसे ये क्वेश्चन है इसका पूरा मैं कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल एनालिसिस करूंगा, उसको आप देखिए, वहाँ से कुछ पॉइंट उठाइए और फिर एक आंसर लिखने की कोशिश करिए। ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी जब आप अपनी फाइनल प्री क्वालिफाई करके मेन्स आंसर राइटिंग में जाएंगे, वहाँ पे आंसर राइटिंग लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो आपको अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाउ क्लाइमेट चेंज इज लिंक टू पब्लिक हेल्थ, सबसे पहले अगर आप देखेंगे कोविड-19 के टाइम पे जो सबसे दो बड़े खतरे देखने को मिले वो थे जो इंसानी हेल्थ से रिलेटेड, वो था एयर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस, और दूसरा था जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है जो कि हमारा कोलैप्स करता हुआ नजर आया जब से कोविड-19 का इशू देखने को मिला। क्योंकि कोविड-19 को टैकल करने के लिए सरकार के पास इतने इंतजाम नहीं थे कि वो अभी इस जो बड़ी महामारी है इसके पेशेंट्स को इतने बड़े पैमाने पर टैकल कर सके। इसीलिए अभी ज़रूरत देखने को मिल रही है कि अलग अलग कोविड स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, तमिलनाडु, कर्नाटक के अंदर। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ, कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपोज करती हैं, और इसी वजह से जो कोविड-19 को जो टैकल करने में हमारी सरकार को काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। फिर वो दिल्ली की स्टेट, दिल्ली गवर्नमेंट हो या फिर मुंबई गवर्नमेंट हो, हर जगह महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी काफ़ी क्राइसिस फेस कर रही है। दिल्ली, मुंबई ये सब अभी भी टॉप पे बने हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो अवॉइडेड नंबर ऑफ अर्ली डेथ्स हैं ड्यू टू पुअर एयर क्वालिटी इन चाइना, उन्हें मतलब जो चाइना के अंदर जो अभी आप देख सकते हैं जो पोल्यूशन की वजह से जिनकी जो जान जाती है वो अब एक्सीड कर गई है कोविड-19 की से, मतलब जो लोगों की एयर पोल्यूशन से जान जा रही है वो ज़्यादा हो गई है जिनकी जान कोविड-19 से जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। यूरोप में लगभग 11,000 एयर पोल्यूशन से रिलेटेड डेथ्स देखने को मिली, जो कि एक अलग तरीके की इशू है। आप देखेंगे जो एसोसिएशन है बिटवीन पॉल्यूशन लेवल्स इन सिटीज़ और कोविड-19 इन्फेक्शन और डेथ के रेट में एक प्रॉपर आप देखेंगे एक रिलेशन देखने को मिलेगा कि जहाँ पे ज़्यादा लेवल पे इन्फेक्शन होगा, जहाँ पे ज़्यादा लेवल पे जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, और वहाँ पे ज़्यादा डेथ रेट्स भी देखने को मिलेंगे। आप ये चीज़ें डायरेक्ट देख सकते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन कहाँ पे ज़्यादा है। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर ज़्यादा है पोल्यूशन, मुंबई में ज़्यादा है पोल्यूशन, मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा कोविड पॉजिटिव के पेशेंट्स कहाँ हैं, यही हैं सबसे ज़्यादा दिल्ली में, मुंबई में। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे जो को रिलेट करके तो आपको समझ आएगी कैसे हमारा जो क्लाइमेट है वो डायरेक्टली लिंक्ड है पब्लिक हेल्थ से। वही सारी बात यहाँ पे करी जा रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ये सब टॉप टियर पे हैं। आप देखेंगे जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को डिफाइन करते हैं, वो बोलते हैं कि कोविड-19 जो नंबर है वो काफ़ी डिफर करता है अक्रॉस द स्टेट्स। अगर आप देखेंगे जैसे कि छोटे स्टेट जैसे आप उड़ीसा आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, ये स्टेट्स कहीं ना कहीं कंट्रोल में हैं। इनके यहाँ पे वायरस कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना पोल्यूशन देखने को ही नहीं मिलता। जो जहाँ पे जिन स्टेट्स में जैसे दिल्ली में ज़्यादा पोल्यूशन तो ज़्यादा वहाँ लोग बीमार, और जरा सा कोरोना हुआ और वो मतलब कोलैप्स कर गए। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप देखेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंटेंसिफाई करती है, इसकी वजह से हीट वेव्स देखने को मिलती हैं जो कि हमारा जो रेस्पिरेटरी इलनेस है वो काफ़ी उससे ख़राब होता है। एविडेंस मिले हैं कि जो एमर्जिंग लिंक है बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग और एमर्जेंस ऑफ डिजीजेज, इसमें एक डायरेक्ट लिंक देखने को मिला है। तो ये एक खतरे की बात है। ग्लोबली अगर हम देखें तो लगभग 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स, मतलब 7 मिलियन बच्चों की जानें जो है चली गई हैं इस वजह से। और जो इनका डायरेक्ट लिंक देखने को मिला है वो है एयर पोल्यूशन से, जो कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 पीएम 2.5 जिसे बोलते हैं उस वजह से जान गई। तो ये आप सोच सकते हैं कितनी भयावह चीज़ है ये कि बच्चों की ही, जो बच्चे जस्ट पैदा होते हैं उनकी पोल्यूशन की वजह से जान चली जा रही है। तो ये है। उसके बाद देखें अगर हम कि इंडिया इस रिगार्ड में कहाँ पे अपनी पोजीशन बनाए हुए है, ज़्यादातर आप कंट्रीज़ में देखेंगे इंक्लूडिंग चाइना, तो देखने को मिलेगा जो टेस्ट की जो फेल हो गए हम लोग टेस्ट ऑफ रेडीनेस फॉर हेल्थ डिजास्टर अकॉर्डिंग टू 2019 ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इंडिया को रैंक किया गया है वर्ल्ड की 5th, मतलब हम लोग वर्ल्ड के 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री हैं अगर क्लाइमेट चेंज की बात की जाए। केरला, तमिलनाडु में जो कोविड-19 की वजह से जो डेथ हैं वो कम हो रही हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट्स जैसे दिल्ली और मुंबई। आप देखेंगे यहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम है ये काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, इस वजह से यहाँ पे डेथ जो है वो कम देखने को मिल रही हैं। 14 जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हैं 20 में से, उसमें 14 जो हैं वो इंडिया के हैं, जिसमें से गाज़ियाबाद, दिल्ली, नोएडा, ये सारे के जो एयर पोल्यूशन है, एयर जो आप देखेंगे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है यहाँ पे। जो अगर आप देखेंगे नॉक्सियस कॉकटेल जो देखने को मिलेगा ग्रीन हाउस गैसेज में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग और डायरेक्ट हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है। डिस्पाइट द प्लंज ड्यूरिंग लॉकडाउन, मतलब जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर काफ़ी जो ग्रीन हाउस गैस और कार्बन एमिशंस थे उनमें एक आपको ग्राफ नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। एटमॉस्फेरिक कार्बन एमिशंस जो थे वो उसे नीचे जाती हुई, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला वो फिर से अपनी शूट अप कर गया और वापस अपनी पोजीशन को रिज्यूम करता हुआ दिखाई दिया।
और ये आपको देखने को मिलेगा जो लॉकडाउन के टाइम पे भी, क्योंकि इतना पहले से ही इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन था रिकॉर्ड हाई पे कि पास्ट एक्यूमुलेशन जो इतना ज़्यादा था, उस वजह से जो ग्राफ है ये और नीचे जा सकता था अगर पहले से ही इस पे सरकार ने ध्यान दिया होता। ये बात यहाँ पे कहने की कही जा रही है। लोकस्ट जो है, अभी आप देखेंगे टिड्डी दल जिसे बोलते हैं, टिड्डी दल ने काफ़ी बड़े पैमाने पर राजस्थान, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश तक काफ़ी हमला देखने को मिला, जिसमें पूरी की पूरी फसल वो चट कर गए। और इसको भी बोला जा रहा है, डायरेक्टली लिंक किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज से। तो ये एक चीज़ है, आप याद रखिए जब भी आप आंसर लिखें ऐसे एक आंसर में, तो ये सारे जो आप पॉइंट्स हैं, मान लीजिए जब आप आंसर लिखेंगे तो आप ये सारे पॉइंट्स डायरेक्टली कोट कर सकते हैं उसमें। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज जैसे कि आप मलेरिया देखेंगे और दूसरे जो मॉस्किटो रिलेटेड डिजीज़ देखेंगे, उसमें ये इसको डायरेक्ट लिंक किया जाता है ग्लोबल वार्मिंग से। क्योंकि जब जो बारिश जब होती है, ज़्यादा बारिश होती है, तब आपको देखेंगे मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज जो हैं वो भी ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे। हीट वेव्स एक अलग तरीके का इंपैक्ट डालती है। तो ये है। उसके बाद अगर थोड़ा सा देखें क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हेल्थ, तो आप देखेंगे जैसे कि ये पोल्यूशन लेवल हो गया, ये फॉरेस्ट फायर्स, ये सुनामी, ये हीट वेव्स, ये रेनफॉल, ये डिफॉरेस्टेशन, इन सब के क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं हेल्थ पे। आप देखेंगे जो हमारे दिव्यांग जन हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, जो मेल फीमेल बच्चे, इन सब की हेल्थ पे इन सब का डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप देखें फिजिकल हेल्थ में आपको देखने को मिलेगा चेंजेस देखने को मिलेंगे, फिटनेस और एक्टिविटी लेवल में हीट रिलेटेड इलनेस देखने को मिलेगी, एलर्जीज देखने को मिलेंगी। उसके बाद इन जो वाटर बॉर्न और वेक्टर बॉर्न इलनेस है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। मेंटल हेल्थ की अगर देखें तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ग्रीफ, सेंस ऑफ लॉस, लोग भूल जाते हैं, भूलने की बीमारी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसके बाद सोशल रिलेशनशिप्स में आपको एक अलग तरीके का बिल्कुल डिग्रेड देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल खराब होती हुए नजर आएंगी लोगों का जो सोशल रिलेशनशिप होता है। सब्सटेंस अब्यूज देखने को मिलेगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। कम्युनिटी हेल्थ में आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जैसे लोग एक दूसरे से प्रॉपरली बात नहीं करते, प्रॉपरली एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, एक दूसरे से जलना और एक दूसरे से जो नेगेटिविटी है, पेसिमिस्टिक अप्रोच है, वो सारी लेके चलते हैं और एक दूसरे को देख के खुश नहीं होते। तो ये सारी कम्युनिटी हेल्थ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इंक्रीज्ड वायलेंस देखने को मिलेगा, महिलाओं पे अत्याचार ज़्यादा होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। जरा सा भी देखा कि वो बंदा, मान लीजिए कम्युनिटी है कोई फ्लैट की, वहाँ पे कोई देखा कि वो ऑडी ले आया, उनके पास नॉर्मल एक स्विफ्ट डिज़ायर ही है, तो वो उनको देख के वो इतना ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस हो गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई, हार्ट अटैक पड़ गया, या फिर उन्होंने उनके साथ कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। सोशल इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, डिसीज्ड कम्युनिटी कोहेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि डायरेक्ट इंटरलिंक्ड हैं, हेल्थ और क्लाइमेट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो लोगों की हेल्थ भी अच्छी होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन देखने को मिलेगा। तो सरकार को चाहिए, और इनफैक्ट एज एन इंडिविजुअल भी आपको चाहिए कि आप इन सारी चीज़ों पर स्पेशल फोकस दें, जिससे कि हमारी हेल्थ और क्लाइमेट दोनों चीज़ इंश्योर करी जा सकें। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्टेप्स जो कि लिए गए हैं अभी तक। इंडिया ने अभी जो रिस्पॉन्ड किया है इन अलर्ट्स ऑन कम्युनिकेबल डिजीजेज लाइक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, इस काफ़ी स्पेंडिंग की ज़रूरत है जिससे कि रिड्यूस किया जा सके एयर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस को, जिससे कि हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिल सकें। आपको देखा इंडिया को चाहिए कि जो साइंटिस्ट हैं उनको मॉरल बूस्ट दे, उनको प्रॉपर सारी वो सुविधाएं प्रोवाइड कराए, जिससे कि वो और ज़्यादा अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर सके। और जो वो वार्निंग्स देते हैं जो कि रिलेटेड होती है हेल्थ डिजास्टर रिलेटेड होता है एयर पोल्यूशन से, उस पर सरकार को चाहिए कि ध्यान दे। दिल्ली अभी अगर हम देखें तो बिल्कुल तैयार है 2030 तक टोक्यो को ओवरटेक करने के लिए। पोल्यूशन की वजह से, पोल्यूशन के मामले में अगर आप देखेंगे, पॉपुलेशन के मामले में अगर आप देखेंगे तो वो ओवरटेक कर जाएगा टोक्यो, जो कि अभी तक वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर सिटी है। रिफॉर्म्स अगर कुछ देखें, रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जिससे कि एनकरेज किया जा सके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। हमें अपना जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अभी आपको मैंने कल डिस्कस किया था, जो रेलवेज हैं, रेलवेज अपने जो ग्रीन एमिशंस पे काम करने जा रही है। रेलवे सेल्फ सफिशिएंट बनने जा रही है, अपनी सारी एनर्जी जो होगी वो सोलर पैनल से वो कंज्यूम करेगी। जो सारे स्टेशन होंगे वहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। उसके बाद जो ट्रेन की छतें हैं वहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे ही रिवाइवल की ज़रूरत है। हर इंडस्ट्री में एक प्रॉपर जो क्लाइमेट एक्शन प्लान होना चाहिए, क्या गाइडलाइंस, स्पेसिफिक गाइडलाइंस होनी चाहिए, जिससे कि जो पोल्यूशन है उसको टैकल करके चला जा सके। फिर वो चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, साउंड पोल्यूशन हो, ये सारे पोल्यूशन को अगर हम लोग अभी से टैकल करके चलेंगे तो सस्टेनेबली हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बात की जाती है गुड क्लाइमेट एंड गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करी जाती है, क्लीन एनर्जी की बात करते हैं, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 13th में क्लाइमेट एक्शन की बात की जाती है। लाइफ बिलो वाटर, ज़मीन के अंदर जैसे ओशन वाटर है वहाँ पे उस पानी में कैसे हम सस्टेनेबल यूज़ कर सकें वो बात की जाती है। लाइफ अबव लैंड, तो ये सारे सस्टेनेबल गोल्स में भी ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, हेल्थ और क्लाइमेट से रिलेटेड, जिस पे सरकारें एक एडिशनल फोकस देने की ज़रूरत है।
हमें चाहिए कि जो हेल्थ रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें एमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा हम रिड्यूस करें और इसे जो है कपल करें स्ट्रॉन्गर पब्लिक हेल्थ सिस्टम से। हमें प्रॉपर हेल्थ सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बीमार हो भी गया तो उसको प्रॉपर इलाज मिल सके, अच्छा इलाज मिल सके, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट अगर हम देखें तो हमारे देश की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ 1.6% ऑफ जीडीपी ही खर्च करती है हेल्थ के ऊपर। तो ये एक बहुत ही एक निराशाजनक बात है आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही अपनी जीडीपी का एक बड़ा परसेंटेज, बड़ा चंक आप देखेंगे यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद ब्राज़ील, ये सब बहुत ह्यूज स्पेंडिंग करती हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसी वजह से वहाँ की आप देखेंगे जितना हेल्थ क्लाइमेट चेंज सिर्फ इंटरलिंक नहीं है, हेल्थ और क्लाइमेट डायरेक्ट इकोनॉमी से लिंक्ड है। अगर आप देखेंगे लोगों की किसी देश में हेल्थ अच्छी है, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, तो वहाँ की इकोनॉमी भी आपको इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। आप देखें यूएसए की इकोनॉमी बिल्कुल एक अलग लेवल पे, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फ्रांस आप देखें, फ्रांस में इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। वैसे ही सारी यूरोपियन कंट्रीज आप देखें जो एडवांस्ड इकोनॉमीज जिन्हें बोला जाता है, वहाँ पे ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती हैं। वही मिडिल इनकम इनकम कंट्री अगर हम जैसे हम लोग हैं मिडिल इनकम कंट्री, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हेल्थ में काफ़ी कम पैसा खर्च किया जाता है, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अभी कोविड-19 जो पैंडमिक हुआ है, इसको अगर हम हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते, तो कहीं ना कहीं हमें एक हेल्प मिलती टैकल करने में कोविड-19 को इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, इन अ प्रॉपर होलिस्टिक मैनर। हम इसे कहीं ना कहीं काउंटर कर पाते। आप देखेंगे अगर साइंटिफिक वार्निंग्स जो हैं वो कॉल करती हैं कि जो एयर पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, और इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की प्रॉपरली ज़रूरत है। हमें अपना हेल्थ सिस्टम है इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब हमारे पास प्रॉपर होंगी, तभी आने वाले टाइम में अगर कोई और, जैसे अभी कोविड-19 की का हेल्थ क्राइसिस आया है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तो ऐसी ही अगर इमरजेंसी या इशू कोई आगे फ्यूचर में आता है तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास एक प्रॉपर गाइडलाइंस और सेट ऑफ रेगुलेशंस होना चाहिए, जिससे कि हम इसे टैकल कर सकें। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप बिल्कुल इन्हें बाय हार्ट कर लीजिए, बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। नो पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 नो पॉवर्टी, 2 जीरो हंगर, 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4 क्वालिटी एजुकेशन, 5 जेंडर इक्वालिटी, 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 4 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8 decent work economic growth, 9 industry innovation infrastructure, 10 reduced inequalities, 11 sustainable cities and communities, 12 responsible composition and manufacturing production, 13th climate action, 14th life below water, 15th life on land, 16 peace justice strong institutions, and finally partnership for goals is 17। ये आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बिल्कुल आप बाय हार्ट करिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में ही बन जाते हैं, स्टेट पीसीएस में ही बन जाते हैं। लास्ट ईयर पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया था, जिसमें डायरेक्टली पूछ लिया गया था कि ये पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कौन सा आता है। तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट जब मेंस आंसर राइटिंग करें वहाँ पे भी ये डायरेक्टली कोट कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हेल्थ की बात की जाती है, पॉवर्टी की बात की जाती है, या क्लीन एनर्जी की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से करिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक और एमएसएमई जो फाइनेंस से रिलेटेड बात की जा रही है। अगर हम देखें ये GS3 मेंस का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें देखने को मिलेगा एक अभी वर्ल्ड बैंक की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ अग्रीमेंट साइन किया गया 750 मिलियंस का, जो कि रिवाइव करेगा हमारे MSME इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम को और सपोर्ट करेगा जो फ्लो है पैसे का, जो ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कराया जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसे आप बोलते हैं उद्यम। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है उद्यम, सूक्ष्म मध्यम उद्योग करके। ये क्योंकि एमएसएमई इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा वर्स्ट सीवियरली इंपैक्टेड हुई है कोविड-19 क्राइसिस की वजह से। अभी आप देखेंगे एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम जो है वो एड्रेस करता है इमीडिएट लिक्विडिटी एंड क्रेडिट नीड्स ऑफ 1.5 मिलियन जो वाइबल एमएसएमईज़ हैं। इन सारी जो 1.5 मिलियन एमएसएमईज़ हैं इनको रिवाइव करने की कहीं ना कहीं बात की जा रही है, और इसको ये हेल्प करेगा जिससे कि जो इन पे इम्पैक्ट पड़ा है और इनकी बहुत सारे लोगों की जो जॉब जा चुकी है, उन जॉब्स को भी इसके माध्यम से प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि अगर आप देखें एमएसएमई जो सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी की एक रीढ़ है। आप देखेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये एक पेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पे पेंट ब्रश इंडस्ट्री, यहाँ पे पेंटिंग के लिए ब्रश बनता है। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक मशीन होगी जिससे ये पेंट ब्रश बनते हैं। उस मशीन को बनाने के लिए एक प्रॉपर अलग इंडस्ट्री होगी, उसके जो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए वो कहीं और से प्रोक्योर करती होगी। उसके बाद आप यहाँ देखें कोई बंदा काम करता होगा, उसके साथ आप देखें इस मशीन को रिपेयर करने के लिए एक बंदा लगा होगा। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उस मशीन को चलाने के लिए चाहिए। उसके बाद और अगर आप देखें तो यहाँ पे इसे पूरा एक सेटअप तैयार करने के लिए इसे एक बंदा चाहिए जो इसको सारी चीज़ें मैनेज करे। उसके बाद जो पूरा प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है उसको उस प्रोडक्शन को प्रॉपर एक जगह रखे। उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक अलग सेटअप चाहिए। तो ये सारे चीज़ें देखें एक इस इंडस्ट्री से कितने सारे चीज़ें रिलेट हो गई। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सिंपली ये एमएसएमई जो सेक्टर है ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंस इसकी है, इस वजह से सरकार बहुत ज़्यादा इसमें रिफॉर्म्स भी कर रही है और काफ़ी ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कर रही है एमएसएमई सेक्टर को, जिससे कि वो प्रोपेल कर सके। और जो इस कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट पड़ा इस इंडस्ट्री में, अगर थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड बैंक इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक जो है ये एक वाइटल सोर्स है जो फाइनेंस और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ये सारी आसियान कंट्रीज और इंडिया जैसे देशों को। इसका जो बेसिक मिशन है वो है कि ये पॉवर्टी से फाइट करे, पॉवर्टी को खत्म करे प्रॉपरली इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, प्रोफेशनल मैनर, जिससे कि जो उसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले और इससे हेल्प मिलेगी कि वो जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोवाइड कराए प्रॉपर रिसोर्सेज, नॉलेज और बिल्डिंग कैपेसिटी, जिससे कि वो अलग अलग जो देश हैं वो प्रॉपरली इससे फाइट कर सकें। ये था वर्ल्ड बैंक के बारे में, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं जो कुछ अग्रीमेंट्स जो कि सिग्निफिकेंट हैं एमएसएमईज के लिए, सबसे पहले आप देखें जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसने सीवियरली इंपैक्ट किया है एमएसएमई सेक्टर को और बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है या आगे जाने का खतरा है, या फिर बहुत सारे लोग आप देखेंगे उनकी सैलरी कम हो गई है। ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो फोकस करे जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि फाइनेंशियल सेक्टर लिक्विडिटी में कोई भी कमी ना आए और प्रॉपर फ्लो एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को बना रहे, जिससे कि वो एमएसएमई को रिफॉर्म कर सके। ऐसी ही कुछ बात अभी नाबार्ड में की गई थी, जो नाबार्ड काम कर रहा था फार्मर्स के लिए। आप देखेंगे ये जो बैंक्स हैं ये काफ़ी इनके ऊपर एनपीए जो है काफ़ी बढ़ गया है, जिस वजह से ये हाई रिस्क में है और ये अभी जो इनका एक्सपोजर है वो काफ़ी कम हो रहा है, जिस वजह से आप देखेंगे लेंडिंग जो है वो ज़्यादा एनबीएफसीज के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। आप देखेंगे सरकारें चाह रही हैं कि बैंक इसमें काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और हर उस ज़रूरतमंद को, एमएसएमई ओनर को पैसा दें, जिससे कि वो अपनी जो फैक्ट्री है उसको रिज्यूम कर सके, भले ही क्यों ना वो एनपीए उसके ऊपर चल रहा हो, उसका प्रॉपर उसको मॉनिटरिंग करके उसको सारी चीज़ें टैकल करके बैंक्स को चाहिए कि वो उसे पैसा दे, जिससे कि वो आगे अपने धंधे को अच्छे से चला सके। ये जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को कि वो टारगेट कर सके एनबीएफसीज बैंक्स को और जो लेंडिंग है वो बढ़ा सके, जिन्हें ज़रूरत है, जिन एमएसएमईज को पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पे जो फाइनेंशियल क्रंच है उसको एड्रेस किया जा सके। ये है चीज़। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कुछ जो अग्रीमेंट्स किए गए जिससे कि हेल्प मिलेगी एमएसएमईज को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ। तो जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये जो इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर आर्म है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर को बचाया जा सके। इसमें ह्यूज जो है पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, ह्यूज लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। इंडिया की जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बेनिफिट होगा और डिसाइसिव मेजर्स लिए जाएंगे आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि इन्फ्यूज किया जा सके लिक्विडिटी को मार्केट के अंदर। ड्यू टू करंट अनसर्टनिटीज, अभी जो अनसर्टनिटी बनी हुई है लॉकडाउन की वजह से या फिर कोरोना वायरस की वजह से, लेंडर्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि वो पैसा बोरो करें या लोन लें या ना लें, क्योंकि आने वाले टाइम का उनको कुछ पता नहीं है, जिस वजह से जो लिमिटेड क्रेडिट फ्लो देखने को मिल रहा है एमएसएमई सेक्टर के अंदर। जो ये प्रोग्राम है ये सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट के एफर्ट्स को, जिससे कि चैनलाइज किया जा सके लिक्विडिटी इन एमएसएमई सेक्टर्स, डी रिस्क किया जा सके लेंडिंग फ्रॉम बैंक्स को, एनबीएफसीज को, और जो एमएसएमईज हैं जो कि काफ़ी जिन्हें पैसे की आज के समय ज़रूरत है उनको प्रॉपरली फंडिंग प्रोवाइड कराई जा सके। ये सारी चीज़ें इसमें बोली जा रही हैं। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे हमें चाहिए कि एनबीएफसीज और जो सेल्फ फाइनेंस बैंकिंग है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और इम्प्रूव करें अपनी फंडिंग कैपेसिटी को, जो कि आप देखेंगे जो एनबीएफसीज हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, ये सब हेल्प करेंगी, जिससे कि जो हमारा अर्जेंट नीड है एमएसएमईज को पैसे की वो एड्रेस करी जा सके। इसमें आप देखेंगे सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि रीफाइनेंस फैसिलिटी दिया जा सके एनबीएफसीज के द्वारा, आईएफसीज के द्वारा, जिससे कि डायरेक्ट सपोर्ट मिले एसएफबी सेल्फ फाइनेंस बैंकिंग को, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स दे सकें। एनेबलिंग फाइनेंशियल इनोवेशंस की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में लगभग सिर्फ आप देखेंगे लगभग 8% एमएसएमईज जो हैं वो क्रेडिट चैनल्स के द्वारा, जो फॉर्मल क्रेडिट चैनल्स हैं उनके द्वारा पैसा लेती हैं। और जो ये प्रोग्राम है इसमें जो मेन स्ट्रीम आप देखने को मिलेगा, मेन स्ट्रीम यूज़ ऑफ फिनटेक और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिलेंगी एमएसएमई लेंडिंग और पेमेंट्स के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म इसमें यूज़ किया जाएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो कि लेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, बायर्स हैं, उन तक पहुँचने के लिए काफ़ी कम कीमत में। और इसे आप देखेंगे स्पेशली जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं ये करेंटली जो इनको एक्सेस नहीं है फॉर्मल चैनल्स का, मतलब फॉर्मल चैनल्स मतलब जो एमएसएमईज, मान लीजिए कोई ये एमएसएमई है, इसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब ये सोचेगा बैंक जाएंगे, बैंक में 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, फाइल बनवाओ, ये करो वो करो, दलाल को पैसा दो, बैंक मैनेजर को पैसा दो, तो वो इसका ऑल्टरनेट रूट लेता है और दूसरे एक प्राइवेट
पर्सन के पास चला जाता है जो कि उनको ज़्यादा ब्याज पे पैसा देता है, और वो बस बदले में ये कि वो उससे कोलेटरल एज अ कोलेटरल पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके पास इतना पावर होता है कि वो उससे वो पैसा जब चाहे तब वसूल सकता है। अगर वो भागने की कोशिश करता है, हर वो चीज़ उसके पास होती है जिससे वो उससे वो पैसा रिकवर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें कि बचने की वजह से जो अक्सर जो जिनको पैसे की लोगों को ज़रूरत होती है वो नहीं जाते हैं बैंक्स की तरफ, जबकि बैंक कम ब्याज पे लोन देती है, सारी चीज़ें कम, बस वहाँ पे पेपर वर्क ज़्यादा होता है। तो बस इस पेपर वर्क से बचने के लिए लोग ये एक घातक कदम उठाते हैं, बाद में काफ़ी बार आप देखेंगे सुसाइड और ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। स्ट्रेस के अंदर आके लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जान दे देते हैं, और ये सारे इश्यूज निकल के आते हैं। अगर आप देखेंगे जो एमएसएमई है वो जो इंडिया की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही एक रीढ़ की हड्डी की तरह है, और बहुत ह्यूज जॉब क्रिएट करता है, जो कि काफ़ी आप बोल सकते हैं कि ज़रूरी भी है। अगर जॉब ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगी तभी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो रिकवर कर पाएगी, और कोविड-19 के बाद फिर से अपनी ही रफ्तार से दौड़ सकेगी। आप यहाँ पे देखेंगे जो ऑपरेशंस हैं ये सारे, वो बहुत इनका जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली, जो रोल ऑफ एनबीएफसीज और एससीबीज यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का है, वो फाइनेंशियल इफेक्टिव फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की तरह काम करे, जिससे कि जो पैसा है वो एमएसएमई सेक्टर को प्रॉपरली दिया जा सके और उन्हें बचाया जा सके इन प्राइवेट डीलर से, इन प्राइवेट मनी लेंडर से, जिससे कि उनका धंधा और ज़्यादा चौपट ना हो। ये सारी चीज़ें थी इसमें जो कि आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर कि कुछ सेक्टर्स जो सपोर्ट करते हैं, जो कि सपोर्ट किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो है वर्ल्ड बैंक कमिटेड है कि वो 2.75 बिलियंस का सपोर्ट प्रोवाइड करे इंडिया के जो इमरजेंसी कोविड-19 रिस्पांस है उससे रिलेटेड, और नए एमएसएमई प्रोजेक्ट पे काम करे। जो पहला 1 बिलियन इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड था वो हेल्थ सेक्टर के लिए दिया गया। दूसरा 1 बिलियन प्रोजेक्ट का जो फंड था वो वल्नरेबल सेक्शन और पुअर्स के लिए दिया गया। उसके बाद अब जो 750 मिलियन लोन जो दिया गया है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा दिया गया, जिसकी मैच्योरिटी 19 ईयर्स होगी और 5 साल का इसमें ग्रेस पीरियड होगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप जो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा आईएएस सूत्रा, इससे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेब अपने जो फेसबुक का पेज है आईएएस सूत्रा और ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में, तो वो आप वहाँ से उस पर कनेक्ट हो सकते हैं और अपने आंसर वहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी पोस्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।